हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा 4 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 2 को कंप्लीट कवर करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने बात करी थी अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, जो कि हमारा क्या था, जो कि हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप था। तो आज हम लोग यहाँ पे इसी का जो हमारा सेकंड टाइप है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यूनिट 2 आप लोग की यहाँ पे इसी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बेस होने वाली है। बाकी इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत जो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ना है, बट मेनली यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर हमारी पूरी यूनिट 2 बेस होने वाली है। और देखिए, देखा जाए ना तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 देखी है, पहली बात तो यूनिट 1 देखे बिना आप लोग ये लेक्चर देखना मत। और दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने यूनिट 1 देख रखी है तो ये लेक्चर बहुत ही सिंपल और ईजी होने वाला है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म काफ़ी सिंपल है एंड आई थिंक ये वीडियो भी हमारी छोटी रहने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। बाकी अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके या फिर गूगल पे जाके सिंपली आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो देखिए आइसोमेरिज्म में हमें सिंपली पता है कि हमारा क्या होता है भाई, स्पेशली अगर हम लोग बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, बस हमारा जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो देखिए, जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे दो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है, तो पहली बात तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे ब्यूटीन के हैं, ठीक है, या फिर 2 ब्यूटीन के हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे दोनों को देखें तो देखिए, दोनों का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये भी हमारा बिल्कुल सेम है, या फिर कह सकते हो आप लोग यहाँ पे अगर कार्बन हाइड्रोजन के काउंटिंग की बात करो तो वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। दोनों में हमारा 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन की चेन हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। डिफरेंस बस एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा CH3 ग्रुप है ये दोनों हमारे सेम साइड लगे हुए हैं, दोनों कार्बन पे हमारे CH3 ग्रुप सेम साइड पे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बन पे जो हमारे CH3 ग्रुप हैं ये हमारे अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे देखिए, बस इनके रोटेशन, मतलब कि जो हमारे CH3 ग्रुप है, ठीक है, इनकी पोजीशन की वजह से हमारे क्या है, ये दोनों हमारे जो है एक दूसरे के आइसोमर्स हो जा रहे हैं। तो इसी टाइप के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कुछ खास बातें क्या होती है कि इसमें यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी कि देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो इसको रोटेट करके हम लोग यहाँ पे लगा दें, ठीक है। मतलब इस कार्बन को हम लोग यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह को देखें, बाकी देखिए ये सिस ट्रांस क्या है, तो ये हमारा अभी हम लोग देखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर है तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि ये हमारी सिस फॉर्म है, ये हमारी ट्रांस फॉर्म है। अब ये सिस कैसे, ये ट्रांस कैसे, वो सभी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में देख के समझ जाएंगे। बाकी देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें, द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि देखिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है एंड कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, और यहाँ पे देखिए एटम्स की कनेक्टिविटी भी सेम है। यानी कि देखिए, वो सेम ही एटम हमारे लगे हुए, ठीक है, CH3 वगैरह सब सेम ही है, बट डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। बट यहाँ पे देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि स्पेस में जो इनका अरेंजमेंट है। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरेंजमेंट दोनों सेम साइड में, जबकि यहाँ पे अरेंजमेंट हमारा अपोजिट साइड में। सेम विथ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन भी यहाँ पे देखिए दोनों सेम साइड में, यहाँ पे अपोजिट साइड में, ठीक है। अराउंड द रिजिड स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए ये स्पेशल अरेंजमेंट किसके अराउंड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर। यानी कि रिजिड मतलब कि ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ये वाला जो हमारे दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये हमारा रिजिड स्ट्रक्चर है। और इसी के अराउंड में हमारा ये जो ग्रुप्स हैं ये डिफरेंट पोजीशंस पे लगे हुए हैं। और देखिए, रिजिड कहने का मतलब है कि ये यहाँ पे रोटेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, सच एज डबल बॉन्ड और रिंग सिस्टम। और यहाँ पे देखिए, जनरली ये रिजिड स्ट्रक्चर हमारा डबल बॉन्ड होता है, या तो यहाँ पे हमें कभी कभी जो है एक रिंग सिस्टम भी देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो जो हमारे साइक्लो एल्केन्स होते हैं तो इनमें भी हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, बट कैसे मिलता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी जनरली हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन होता है, आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यानी कि देखिए, ये जो हमारे आइसोमर्स होते हैं जो कि इस तरह का जो है कह सकते हो फिनोमेना शो करते हैं, वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। और ये जो फिनोमेना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे सिंपली समझ गए होगे, कुछ खास नहीं है। और बाकी यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशंस की बात करें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हमें देखना है, ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे मेन कंडीशन यही है, द रोटेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड अराउंड डबल बॉन्ड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। यानी कि देखिए यहाँ पे अभी तो चलिए हम लोगों ने डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल देखा है, तो सिंपली आप लोग इसी में समझिए कि ये जो रोटेशन है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसका CH3 को रोटेट करके नीचे ले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे मान लीजिए रोटेशन कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये CH3 हमारा यहाँ पे अगर हम लोग रोटेट करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जो कि सेम साइड हो जाएगा। तो फिर इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए रोटेशन हमारा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, यानी ये इंटरचेंज नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि हमारा सिस टू ब्यूटीन को हम लोग यहाँ पे ट्रांस टू ब्यूटीन में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन नहीं होता है इसमें, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फॉर अ मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ईच कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए कि यहाँ पे देखिए अगर हमारा यहाँ पे देखिए भले हमारे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी है, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है हमें, तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों कार्बन है इसके जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है भाई, देखिए इसके जब 2 कार्बन हमारे 2 बॉन्ड बना लिया, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग थोड़ा समझिए कि जैसे ये जो हमारा C डबल बॉन्ड C लगा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए इस कार्बन को देखें, तो इसमें अगर मान लीजिए एक ग्रुप A लगा है तो दूसरा ग्रुप हमारा B होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक है तो दूसरा भी A ही हो जाए, है ना। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसमें भी बात करें, अब ये चीज़ समझिए कि ये हो सकता है कि यहाँ पे A है तो इस वाले पे भी A हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगेन अगर इस वाले पे एक में A है तो इसमें दूसरे में B होना चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों कार्बन के ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये हो सकता है कि दोनों कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हैं, ठीक है, 2 अलग अलग कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे के जो दोनों ग्रुप हैं वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन के जो 2 ग्रुप हैं वो हमारे सेम नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल देंगे, C डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं हमारा H और हमारा C डबल OH ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है भाई, क्या ये कार्बन हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप हमारे सेम हो गए हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ग्रुप हमारे बिल्कुल भी सेम नहीं होने चाहिए। बाकी ऐसा हो सकता है कि यहाँ CH3 है तो यहाँ भी CH3 हो सकता है, ये अलाउ है, लेकिन अगर यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ के होगे, बहुत ही सिंपल ही थी, कुछ खास नहीं था। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी कि जो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी नेमिंग के हमारे 3 सिस्टम मेनली दे रखे हैं हमारे सिलेबस में, जो कि हमारा होता है सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर, दूसरा है हमारा E एंड Z नॉमेनक्लेचर, एंड थर्ड है हमारा यहाँ पे सिन एंड एंटी नॉमेनक्लेचर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले और जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, वो हमारा सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर। तो देखिए सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। इसमें क्या होता है, सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब इसमें भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई कि नेमिंग कर देते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि दोनों आइसोमर्स का नाम क्या है, ठीक है। बाकी देखिए नेमिंग करते कैसे हैं कि सिस हम लोग किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए अगर हमारे जो 2 ग्रुप हैं, ठीक है, अगर हमारे अच्छा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिस एंड ट्रांस में अगर हमें नॉमेनक्लेचर देखना है तो ये जो हमारे कार्बन कार्बन के दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, तो दोनों पे हमारे 2 सेम ग्रुप होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे A B है, ठीक है, तो यहाँ पे भी A और B का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ पे सिस आइसोमर्स बोल सकते हैं। अब ये हो सकता है कि ये A हो सकता है यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, और B हो सकता है यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए, लेकिन अगर इस वाले कार्बन पे A B ग्रुप है तो इस वाले कार्बन पे भी A B ग्रुप ही होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए दोनों A हमारे सेम साइड में हैं तो ये हो जाता है सिस, और अगर ये A और A हमारे मान लीजिए अपोजिट साइड में तो ये हो जाता है ट्रांस। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, सिस आइसोमर्स में क्या होता है, तो सेम और सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यानी कि अगर जो हमारे सिमिलर ग्रुप हैं जैसे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अगर ये हमारे सेम साइड है डबल बॉन्ड के तो ये हमारा हो जाता है सिस आइसोमर। और अगर ये जो ग्रुप है ये अपोजिट साइड है, यानी कि देखिए CH3 इधर है और दूसरा वाला इधर है, ठीक है, इसके अपोजिट में, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, दोनों अपोजिट में है, तो ये हमारा हो जाता है ट्रांस आइसोमर। तो ये बहुत सिंपल है, मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं, सेम साइड में है तो हमारा सिस हो गया, अपोजिट साइड में तो हमारा ट्रांस हो गया। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखिए इन सिस टू ब्यूटीन बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, है ना, तो यहाँ पे सेम साइड में तो सिस हो गया, और ट्रांस पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अपोजिट साइड, ठीक है, तो अपोजिट साइड में है तो हमारा ट्रांस हो गया। ना देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो हमारा
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड भी शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमें सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर साइक्लिक में करना है तो हम लोग वहाँ पे कैसे करेंगे। अच्छा देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स में अगर सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर हमें देखना है तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमें जो है, जो हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो है 3D में होने चाहिए। मतलब एक ग्रुप अगर हमारा कह सकते हो आउटवर्ड है तो दूसरा हमारा इनवर्ड होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि जो हमारा बाहर की तरफ जो ग्रुप होता है उसको हम लोग यहाँ पे वेस्ट से शो करते हैं, ठीक है। और जो हमारा इनर अंदर की तरफ ग्रुप होता है उसको हम लोग यहाँ पे डैश से शो करते हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी है। आई होप कि आप लोगों को पता होगी। जैसे इसको सिंपली समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे बीच में मान लीजिए हमारा कार्बन लगा हुआ है, तो जो ग्रुप यहाँ पे पीछे की तरफ है उसको हम लोग यहाँ पे डैश से शो करेंगे, और जो ग्रुप यहाँ पे आगे की तरफ लगा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे वेज से शो करेंगे। ये हमारा वेज होता है, ये हमारा डैश होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हमारे CH3 ग्रुप अटैच है, दोनों हमारे साइक्लोहेक्सेन में है ना, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये दोनों हमारे क्या है, आउटवर्ड यानी कि आगे की तरफ है, ठीक है, दोनों हमारे वेज वाली पोजीशन पे हैं। तो देखिए, जब दो सेम पोजीशन पे होंगे तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, सेम है, तो अगर हमारा सेम है तो सिस हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, एक CH3 हमारा वेज वाली पोजीशन पे है और एक CH3 हमारा डैश है, यानी कि एक हमारा बाहर की तरफ है तो दूसरा हमारा अंदर की तरफ है। तो जब दोनों अपोजिट फेसेज में होंगे रिंग के, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांस। तो इसमें भी कुछ खास नहीं था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है E&Z नॉमेनक्लेचर। अब देखिए, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, वैसे तो है ये भी बहुत सिंपल। बाकी इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए E&Z नॉमेनक्लेचर हम लोग तब करते हैं जब हमारा क्या होता है कि जो हमारे दोनों कार्बन है, ठीक है, इनके जो चारों ग्रुप है ये यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सिस ट्रांस में हम लोगों ने क्या देखा कि सिस ट्रांस में जो हमारे कार्बन है, ठीक है, उनके दोनों ग्रुप यहाँ पे सेम होते हैं। जैसे कि मतलब इस कार्बन पे A और B है तो इस पे भी A और B ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे चारों ग्रुप है, यानी कि इस पे A और B है तो इस पे हमारे C और D होते हैं, ठीक है। मतलब ये चारों अलग अलग होते हैं। तो अब भाई ये चारों अलग अलग है तो हम लोग इसमें सिस ट्रांस तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए सिस क्या होता है, जब दो सेम ग्रुप एक साइड में हो। लेकिन यहाँ पे जब चारों ग्रुप ही अपोजिट हैं, ठीक है, चारों ग्रुप ही डिफरेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिस ट्रांस का तो यूज कर नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा जाता है E&Z नॉमेनक्लेचर। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे बात करें ना तो इसमें हम लोग यहाँ पे CIP रूल को फॉलो करते हैं, और इसको हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में R&S नॉमेनक्लेचर में भी देखा था। यानी कि जो हमारा RS सिस्टम था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, ठीक है, तो उसमें भी हम लोगों ने CIP कॉन एनॉल प्रीलॉग, ठीक है, तो ये हमारा कॉन एनॉल प्रीलॉग रूल होता है। तो इसी को हम लोगों ने RS सिस्टम में भी देखा था और यही रूल हमारा यहाँ भी फॉलो होगा। अब देखिए ये रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे जो कार्बन है, ठीक है, इनके चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को हर एक कार्बन को एक एक करके देखना है। यानी सबसे पहले मान लीजिए आप लोग यहाँ पे C1 कार्बन, यानी इसको C1 मान लीजिए, इसको C2, ठीक है। तो अब दोनों कार्बन को यहाँ पे अलग अलग देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे जो दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम लोग यहाँ पे नंबरिंग देंगे। और नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं, नंबरिंग की हमारी प्रायोरिटी होती है जो हमारे CIP रूल के द्वारा फॉलो करी जाती है। अब CIP रूल क्या कहता है कि देखिए सबसे पहला रूल इसमें यही होता है कि नंबरिंग हम लोग यहाँ पे उसको पहला नंबर देते हैं जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग इस कार्बन पे देखें तो Br और क्लोरीन में अगर हम लोग देखें तो देखिए Br का एटॉमिक नंबर होता है ब्रोमीन का 35, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 17। तो इस हिसाब से हमारा ब्रोमीन जो है हाई प्रायोरिटी पे आएगा, यानी ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर देंगे। और वहीं पे जो हमारा क्लोरीन है, ठीक है, चूंकि इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 17 है तो इसको हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है कि हम लोगों ने CIP रूल के थ्रू यहाँ पे इन दोनों को प्रायोरिटी असाइन करी। Br को पहला नंबर दिया और क्लोरीन को दूसरा, क्यों, क्योंकि Br का एटॉमिक नंबर हाई था। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे और भी चीज़ें देखते हैं, बट अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है तो हम लोग इसी के बेस पे प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पहले वाले कार्बन को देखा और इसमें नंबरिंग कर दी। अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले कार्बन को देखेंगे और इनके ग्रुप्स में भी सेम करेंगे, ठीक है, कि इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको पहला और जो सेकंड होगा उसको दूसरा दे देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग इसमें देखें तो आयोडीन और हाइड्रोजन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, हाइड्रोजन का 1। तो सिंपल सी बात है भाई, आयोडीन को हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को सेकंड। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने दोनों कार्बन के दोनों चारों ग्रुप को यहाँ पे प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे दोनों की जो सेम प्रायोरिटी वाले साइड है, सेम प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप हैं, अगर वो सेम साइड में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाता है Z, ठीक है। और अगर ये दोनों यहाँ पे अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है I।
तो देखिए इसको आप लोग सिंपली समझिए कि मान लीजिए जैसे ये जो 1 1 आप लोगों ने दिया है, अगर ये 1 1 यहाँ पे सेम साइड में है, ठीक है, डबल बॉन्ड के, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे जेड। और अगर ये दोनों 1 1 यहाँ पे अपोजिट साइड में है, ठीक है, मान लीजिए ये 1 इधर है और दूसरा 1 यहाँ पे इधर आता, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे आई। बस यही है, सिंपल, इसमें भी कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, आप लोग और समझ जाओगे। The EJET system is a precise method for naming geometrical isomerism of alkanes when 4 different groups, यानी कि देखिए ये हम लोग कब करते हैं, जब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है। द सिस्टम फॉलोज CIP priority rules to determine the relative position of substituent, ठीक है। तो इसमें हमारा CIP रूल फॉलो होता है। अब यहाँ पे देखिए CIP रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रियोरिटी को असाइन करना है, ठीक है, हर ग्रुप पे CIP रूल्स के थ्रू, ठीक है। अब CIP रूल क्या कहता है, द ग्रुप विथ हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसको हाई प्रायोरिटी देंगे। इफ देयर इज अ टाई, अब मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे एटॉमिक नंबर पहले वाले ग्रुप पे टाई हो जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ एटम्स को देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा जो है C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। अब एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ COH ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए, अब पहले भाई दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, तो यहाँ पे तो टाई हो गया क्योंकि दोनों का सेम ही होगा एटॉमिक नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले ग्रुप को देखेंगे, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो क्लियरली हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। तो अगर पहले पे टाई हो जा रहा है तो हम लोग नेक्स्ट से देखना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड है, ठीक है, तो हमारा जेड आइसोमर हो जाता है। और जेड का फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ पे जुसामेन, जिसका होता है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर मतलब कि दोनों साथ ही में है, तो हमारा जेड हो जाता है। और अगर यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हमारे अपोजिट साइड में है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ई आइसोमर हो जाता है। यानी कि देखिए जो हमारा 1 1 वाला है, हाइयर वाला हमें दिखना है, ठीक है, 2 2 से हमें मतलब नहीं है। अगर 1 1 वाले सेम साइड में है, वैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर 1 1 वाले सेम साइड में होंगे तो 2 2 वाले भी सेम ही होंगे, है ना। तो अगर 1 1 वाले हमारे सेम साइड में है तो जेड हो गया, और अगर 1 1 हमारे अपोजिट है तो ई हो गया। जैसे इसमें आप लोग देखिए कि भाई ये वाला एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने देखा, इसमें क्या था, इसमें हमारा Br और आयोडीन दोनों का हमारा सेम था, ठीक है, 1 1, तो ये दोनों हमारे सेम साइड में है तो हमारा जेड हो गया, ठीक है, जेड फॉर्म हो गया। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा रिवर्स कर दें, यानी हाइड्रोजन आयोडीन को नीचे कर दे, तो अब देखिए अब पहला नंबर इसको मिलेगा, पहला नंबर इसको मिलेगा, तो अब ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये हमारा ई फॉर्म हो गया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल सा ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर। और लास्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है सिन एंटी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारा क्या होता है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारा यहाँ पे कार्बन के साथ जो है हमें कार्बन नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है, तब हम लोग यहाँ पे इस सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए इस सिस्टम का यूज मेनली हम लोग यहाँ पे ऑक्जैम्स और एल्डोक्सैम्स के केस में करते हैं। ऑक्जैम्स का मतलब कि यहाँ पे जो हमारा कार्बन के साथ जो है NOH ग्रुप अटैच हो डबल बॉन्ड से, देखिए ये NOH ग्रुप हमारा डबल बॉन्ड से अटैच होता है, तो हमारा ऑक्जैम्स। और एल्डोक्सैम्स का मतलब कि हमारा कार्बन के साथ हमारी एक कार्बन की और भी एल्काइल चेन अटैच होती है, ठीक है, एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, तो उसके साथ भी अगर हमें NOH ग्रुप देखने को मिले तो हम लोग एल्डोक्सैम्स बोलते हैं। तो इन दोनों के मतलब सिंपल आप लोग समझिए कि अगर हमारा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तब हम लोग यहाँ पे इस रूल को देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये रूल बहुत ही सिंपल है। अगर जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, अगर ये जो हमारा OH और हमारा हाइड्रोजन है, ये दोनों हमारा सेम साइड में होता है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं सिन। और अगर ये जो हमारा हाइड्रोजन और OH है, ठीक है, ये दोनों हमारे यहाँ पे अपोजिट साइड में होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इनको बोलते हैं एंटी। बस सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। देखिए नाइट्रोजन के पास OH ग्रुप होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन और OH अगर सेम साइड में, और मान लीजिए हाइड्रोजन की बजाय कोई और ग्रुप है, तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, अगर वो और हमारा OH सेम साइड में है तो हमारा सिन हो गया। और अगर हमारा लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कार्बन पे और नाइट्रोजन का जो OH है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो ये हमारा यहाँ पे एंटी हो जाता है। तो बस यही हमारा सिंपल सा सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर था। और इसी के साथ हमारे यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगुरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस पे अगर नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगुरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में। तो देखिए इसमें हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि वो हमारा जो है कह सकते हो सिस है कि ट्रांस है। तो हम लोग यहाँ पे उसको कैसे पता करेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा सिस है कि ट्रांस है, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमारे कुछ फिजिकल और केमिकल मेथड्स होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फिजिकल मेथड्स के बारे में। अब देखिए इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो लो होता है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा हाई होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, तो अगर उसका वो जो है बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, या फिर अगर हम लोग उसको बॉयल कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है बॉइलिंग होने में, ठीक है, कंपेयर टू हमारा कोई दूसरा कंपाउंड है, तो वो हमारा सिस फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सिस 2 ब्यूटेन की बात करें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वैसे देखिए बहुत कम ही होता है, बट अगर हम लोग यहाँ पे सिस ट्रांस से कंपेयर करेंगे, जैसे ट्रांस 2 ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन वहीं पे सिस का हमारा 4 हो जाता है। तो इसके कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे बॉयल कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, तो जो जल्दी बॉयल हो जा रहा है मतलब वो ट्रांस है, जो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है वो हमारा सिस है, ठीक है। तो सेम ही है, ठीक है, जब हमारा ट्रांस में अपोजिट हो जाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है कम हो जाता है और मेल्टिंग ज़्यादा हो जाता है। ना डायपोल मोमेंट की बात करें तो देखिए जो हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं इनका एक नेट डायपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमारे जनरली पोलर होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डायपोल मोमेंट आप लोगों को पता होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इनके पास एक नेट डायपोल मोमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन की बात करते हैं तो इनका डायपोल मोमेंट अप्रॉक्स जो है 1.9 के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें डायपोल मोमेंट दिख रहा है, ठीक है, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो पोलर है तो वो सिस हो गया। और अगर हमारा मान लीजिए डायपोल मोमेंट बिल्कुल हाई नहीं, ठीक है, इनका डायपोल या तो बिल्कुल ये लेस पोलर होते हैं बहुत ही कम, या तो बिल्कुल नॉन पोलर ही होते हैं, मतलब होते ही नहीं, इनका डायपोल मोमेंट लगभग 0 के बराबर ही होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा जो है डायपोल मोमेंट कुछ आ रहा है तो इसका मतलब सिस है, नहीं आ रहा तो मतलब ट्रांस है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो देखिए जो हमारा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, तो वो भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिस फॉर्म है, ठीक है, वो हमारे टिपिकली ज़्यादा सॉल्युबल देखने को मिलते हैं कंपेयर टू ट्रांस। जैसे कि हमारा मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो मैलाइक हमारा सिस फॉर्म होता है, फ्यूमेरिक हमारा ट्रांस फॉर्म होता है। तो देखिए जो मैलाइक एसिड है इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी 79 ग्राम होती है पर 100 ml में, और जबकि फ्यूमेरिक की बहुत कम, इसके कंपेयर में कितनी 0.7 ग्राम, ठीक है। तो अगर हमारी सॉल्युबिलिटी अच्छी है तो सिस है, नहीं है तो ट्रांस है। अब अगर हम लोग यहाँ पे केमिकल मेथड्स की बात करें तो केमिकल मेथड्स में देखिए ये भी बहुत सिंपल ही है। जैसे कि जो हमारे सिस एंड ट्रांस आइसोमर है ये हमारे सर्टेन रीजन्स के साथ इनकी रिएक्शन जो है थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलती है। हो सकता है मतलब कि प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट आए, या फिर हो सकता है थोड़ा टाइम कम ज़्यादा लगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हैलोजिनेशन की बात करें तो जो सिस फॉर्म होती है वो जनरली हमारी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करती है हमारी हैलोजिनेशन में कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। और वहीं पे सेकंड हमारा आ जाता है साइक्लाइजेशन और फिर रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे सिस फॉर्म होते हैं वो हमारे बहुत ही इजीली साइक्लाइजेशन रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है, मतलब साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहीं अगर ट्रांस की बात करें तो वो यहाँ पे इजीली साइक्लाइजेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग समझिए, हमारा मैलाइक एसिड है तो इसमें देखिए भाई ये हमारा सिस फॉर्म है, ठीक है। तो सिस में क्या होता है, दोनों हमारे सेम साइड में होते हैं दोनों ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इसमें से H2O का रिमूवल कराते हैं तो यहाँ पे देखिए जब H2O का रिमूवल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा बॉन्ड थे, ठीक है, ये हमारा जो है पास पास आ जाएंगे ये दोनों COO, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये हमारा ट्रांस में होता है तो ट्रांस में क्या होता है भाई, ये COH इधर होता है ये इधर होता है, तो अब ये कैसे साइकिल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि देखिए ये दोनों CO एक ही तरफ हैं तो इजिली हमारा साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये अपोजिट में होता तो ये कैसे साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता। तो सिंपल सी बात है, जो सिस आइसोमर्स हैं वो हमारा बहुत जल्दी साइक्लाइजेशन रिएक्शन दे देते हैं। तो देखिए ये थे हमारे यहाँ पे कुछ मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगुरेशन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कम्प्लीटली नेक्स्ट और डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया। अब देखिए वैसे यूनिट 2 का नाम तो आप लोग का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसके अंदर दे आप लोग का जो है कन्फर्मेशनल भी रखा है, ठीक है, और कुछ हमारे इस पर मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म और भी जैसे एट्रोपो आइसोमेरिज्म ये भी दे रखे हैं। तो देखिए इनको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब ये क्या है, देखिए अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे 2 टाइप थे, एक था कन्फिगुरेशनल एक था कन्फर्मेशनल। तो कन्फिगुरेशनल के अंदर तो हमारे 2 सब टाइप थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, इनको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इस कन्फर्मेशनल की बात करें ना तो देखिए ये भी बहुत ही मतलब ये तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक ही है, बस थोड़ा सा जो है अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इसको जो है साइक्लोहेक्सेन में देखा भी था, ठीक है, थोड़ा बहुत, बट अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सबसे पहली बात इसको हम लोग यहाँ पे रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड कनेक्टिविटी डिफर ओनली बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। देखिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए मान लीजिए हमारा यहाँ पे एथेन है, ठीक है, एथेन आप लोग को पता है हमारा 2 कार्बन का कंपाउंड होता है CH3 CH3।
अब इस CH3 को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। अच्छा मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखें, ठीक है, इस तरीके से देखना चाहें कि यहाँ पे देखिए हमारा जो C है इसके साथ हमारे 3 हाइड्रोजन ऐसे अटैच हैं, और ये जो हमारा दूसरा वाला कार्बन है इसके साथ भी हमारे 3 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से अटैच हैं। अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करिए, बहुत सारा काम यहाँ पे इमेजिनेशन का होने वाला है। मान लीजिए आप लोग यहाँ पे बिल्कुल इस कार्बन के सामने खड़े हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे इसको मतलब ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा जो है आप लोग के सामने, इसको सिर्फ ऐसे देखिए, ठीक है, आप लोग इसके सामने खड़े हो। अब मान लीजिए ये अगर आप लोग इस कार्बन के सेंटर में खड़े हो तो आप लोग को क्या दिखेगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसके इधर उधर है, और यहाँ पे आप लोग क्या दिखेगा कि ये जो दूसरा वाला कार्बन है ये इस वाले कार्बन के पीछे है। देखिए इसको थोड़ा इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये जो आप लोग को बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला जो बॉन्ड है, मान लीजिए ये हमारा पेन है, ठीक है, ये पेन हमारा ये बॉन्ड है। तो यहाँ पे मान लीजिए इस ये जो बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, थोड़ा इमेजिन करिए, ये वाला जो बॉन्ड है इसको आप लोग ये पेन मान लीजिए। अब इस बॉन्ड के जो आगे वाला कार्बन है इसको मान लीजिए ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर ये वाला कार्बन मान लीजिए इसके यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो दूसरा वाला कार्बन कहाँ है, इसकी दूसरी साइड पे लगा होगा। और इसको हम लोग अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है और एक कार्बन यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे 3D टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। यानी यहाँ पे देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इमेजिन करें तो ये कार्बन हमारा आगे की तरफ हो गया फ्रंट साइड में, और ये कार्बन हमारा बैक साइड में हो गया, है ना। तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर हो गया, यानी ये हमारा आगे है और ये हमारा जस्ट इसके पीछे है। थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग कि नहीं कर पा रहे हो? अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को ये इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है कि ये जो कार्बन है अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे खड़े होकर यहाँ पे देखें तो ये हमें आगे की तरफ दिखेगा और हमें लगेगा कि इसके पीछे ये वाला दूसरा वाला कार्बन है। अच्छा देखिए अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों को ऐसे जो है एक प्लेन वाले स्ट्रक्चर में बनाना हो, ठीक है, कि सिंपल हमें दिखाना हो दोनों को एक साथ, तो हम लोग यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए जो पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेड वाले लाइन से दिखाएं, ठीक है। ये जो पीछे वाला जो कार्बन है इसको हम लोग क्या करें, देखिए ये जो कार्बन है इसको हम लोग यहाँ पे रेड सेंटर से डिनोट करें, और ये जो हाइड्रोजन है इसको कुछ इस तरीके से अटैच करें, और ये जो हमारा आगे वाला कार्बन है इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना के, ठीक है, एक सर्कल बना के, ठीक है, और हाइड्रोजन को फिर इसके साथ इस तरीके से अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं, और इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब इसमें देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो हमारा एथेन के दोनों कार्बन थे जिसको हम लोगों ने इमेजिन किया कि हमारा 3D में है, तो पीछे वाले को हम लोगों ने रेड से दिखाया, ठीक है, रेड कलर से, ठीक है, कुछ इस तरीके से रेड वाले को, और ये जो आगे वाला था इसको हम लोगों ने क्या किया, रेड वाले के ऊपर जो है इस तरीके से, मतलब इसको ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए हमारा जो है ये वाला हमारा था पीछे वाला कार्बन, ठीक है, तो ये पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन को हम लोगों ने दिखाया, और उसके बाद आगे वाले को हम लोगों ने क्या किया, आगे वाले को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल हमारा मतलब मान लीजिए कार्बन है, और फिर इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने इसके हाइड्रोजन को दिखाया, ठीक है, इसके हाइड्रोजन्स को दिखा दिया ये तीनों। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या कर सकते हैं, इस 3D को हम लोग यहाँ पे एक सिंगल प्लेन में दिखा सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा पीछे वाला है, ठीक है, जो हमारा हम लोगों ने रेड से बनाया है इसको हम लोग यहाँ पे सेम ही रहने देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा आगे वाला जो कार्बन था इसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट करते हैं 60 डिग्री पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को, ठीक है, जो तीनों हाइड्रोजन है इनको यहाँ पे इस कार्बन को ऐसे रोटेट करें, मतलब इसको मान लीजिए हम लोगों ने 60 डिग्री पे रोटेट किया, तो 60 डिग्री रोटेट करने पे देखिए होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से हमारे यहाँ चले आएंगे, यानी यहाँ से देखिए यहाँ से 60 डिग्री रोटेट करने पे हमें जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यानी देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या था, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास पास थे, है ना। इसमें देखिए क्या है भाई, दोनों सेम ही पोजीशन पे, यानी कि ये वाला भी हमारा इसी पोजीशन पे, ये वाला भी इसी पे है, लेकिन 60 डिग्री रोटेट करने पे। अच्छा देखिए रोटेट इसको किया आगे वाले को, पीछे वाले को नहीं किया है, पीछे वाला सेम ही है, लेकिन आगे वाले को हम लोगों ने 60 डिग्री रोटेट किया, तो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा अब ये हाइड्रोजन क्या हुआ, अब ये हाइड्रोजन हमारे दूर दूर हो गए। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमारे दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन में दोनों हाइड्रोजन पास पास होते हैं तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। और जब भी ये दोनों हमारा थोड़ा सा 60 डिग्री रोटेट करने पे क्या होता है, थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ भाई, अब यहाँ पे ये दोनों बन गए एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यानी कि देखिए इसमें क्या है भाई, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या है कि हमारा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम कनेक्टिविटी है, बस रोटेशन की वजह से हमारा डिफरेंट हो जा रहा है। यानी कि देखिए हम लोगों ने क्या किया, एक कार्बन को जो है रोटेट कर दिया दूसरे के, ठीक है, यानी कि आगे
वाले को हम लोगों ने थोड़ा सा रोटेट किया तो हमें यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्म मिल गया, जिसको हम लोगों ने बोल दिया स्टैगर्ड। तो एक हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, एक हमारा इक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स का क्या हो गया, एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। स्टीरियो हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि वो हमारे इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन पॉसिबल होता है, तो ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये क्या होता है, ये कंटिन्यू एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। और आइसोलेट हम लोग यहाँ पे इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब हम लोग यहाँ पे इक्लिप्स या फिर स्टैगर्ड फॉर्म को अगर हम लोग चाहें कि आइसोलेट कर पाएँ तो हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे में बहुत तेजी से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और यही दोनों क्या हो जाते हैं, यही दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो देखिए यही चीज हमारी लिखी हुई है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए कोई बॉन्ड का ब्रेकेज नहीं होता है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला कार्बन यहाँ पे रोटेट कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज एथेन विच हैज स्टेगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि हमारा जो इथेन है, ठीक है, तो इथेन को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई ये जो हमारा इक्लिप्स फॉर्म था, ठीक है, तो इक्लिप्स में हमारे दोनों सेम साइड में, और स्टैगर्ड में क्या है, स्टैगर्ड में मान लीजिए इस तरीके से दिखाना चाहे तो यहाँ पे देखिए सब अपोजिट में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का एक इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब हमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो अपने सिलेबस के हिसाब से हमें यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखना है इथेन में, एन ब्यूटेन में और साइक्लोहेक्सेन में। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एथेन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एथेन के बारे में, तो देखिए वही चीज़ें जो हम लोगों ने भी देखी कि हमारा एथेन जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे जब रोज रोटेशन करते हैं, ठीक है, तो उस रोटेशन की वजह से हमें यहाँ पे जो है हमें डिफरेंट कन्फर्मेशन देखने को मिलती हैं, जो कि मेनली क्या होते हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन एथेन द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाई सिग्मा बॉन्ड विच अलाउज द फ्री रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई ये रोटेशन हो क्यों पा रही है, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। अगर कहीं गलती से ये पाई बॉन्ड हो गया तब यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, ये सिग्मा है इसीलिए यहाँ पे रोटेट हो पा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो पाती। एज वन methyl ग्रुप रोटेट्स रिलेटिव टू द अदर वेरियस कन्फर्मेशंस आर फॉर्म। और यहाँ पे देखिए रोटेशन क्या होता है भाई, रोटेशन दोनों का नहीं होता है बल्कि एक का होता है दूसरे के रिलेटिव में। और ये एक मतलब जो हमारा पहला वाला होता है, ऊपर वाला होता है, यही हमारा जो है इस पीछे वाले के कंपेयर में रोटेट होता रहता है, ठीक है। और रोटेशन की वजह से मेनली हमारे 2 टाइप के कन्फर्मेशन फॉर्म होती हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड। अच्छा यहाँ पे देखिए वैसे तो हमारा 2 ही होता है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए ये स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड हमें जो है कह सकते हो जब एक हमारा जो कह सकते हो इथेन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो 60 डिग्री घुमाते घुमाते जब तक ये दोबारा सेम पोजीशन में नहीं आता तब तक हमें कितने इक्लिप्स्ड और कितने स्टैगर्ड देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग उसको देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली देखें तो मान लीजिए ये हमारा जो है सबसे पहले स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं। अब जब यहाँ से हम लोगों ने इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो 60 डिग्री रोटेट करने पे हमें स्टैगर्ड मिला। देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन को पकड़ के चलिए, ये हमारा जो है पीछे वाले कार्बन का है, ये हमारा आगे वाले कार्बन का है, ठीक है। तो आगे वाले को हम लोग यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पे देखिए 60 डिग्री रोटेट करने पे हमें पहला स्टैगर्ड मिला, ठीक है। अच्छा 60 के बाद दोबारा 60 यानी 120 किया तो 120 पे हमें क्या मिला, दोबारा हमें इक्लिप्स मिला। 120 के बाद हम लोगों ने दोबारा इसको 60 यानी 180 किया तो स्टैगर्ड मिला। 180 के बाद 240 किया तो हमें दोबारा यहाँ पे इक्लिप्स मिला, ठीक है। क्योंकि देखिए इक्लिप्स मतलब कि जब दोनों हाइड्रोजन पास पास में हो, और यहाँ पे स्टैगर्ड मतलब जब दोनों हाइड्रोजन दूर हो। इसको हम लोगों ने दोबारा से 300 डिग्री रोटेट किया तो हमें यहाँ पे स्टैगर्ड मिला, और वापस जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको जो है 360 रोटेट किया तो हमें वही सेम कंपाउंड मिल गया जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करा था। यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो एक कार्बन को 360 डिग्री रोटेट करने पर हमें यहाँ पे टोटल 6 डिफरेंट स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखिए 7वां वाला तो दोबारा सेम ही हो जाता है, तो टोटल हमें यहाँ पे 6 मिलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारा इस तरीके से हमें जो है देखने को मिलता है। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की, तो स्टैगर्ड मतलब क्या होता है भाई, स्टैगर्ड मतलब कि हमारा when hydrogen atoms on the 2 carbons are as far as possible। तो यहाँ पे देखिए as far as possible का मतलब यही है कि भाई देखिए ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पे ही अपने सबसे दूरी पे होंगे। क्योंकि देखिए 60 से अगर मान लीजिए हम लोगों ने थोड़ा सा भी ज़्यादा किया तो ये इससे तो दूर हो गया, लेकिन भाई इस वाले से तो पास में आ गया ना। यानी दोनों हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो हमारा 60 डिग्री ही हो सकता है।
और बाकी ये देखिए ये हमारा सबसे स्टेबल फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भाई दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि रिपल्शन वगैरह नहीं होता है ना, तो काफ़ी स्टेबल फॉर्म होता है। और वहीं पे जो इक्लिफ्ट की बात करें ना, तो इक्लिफ्ट में क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, मतलब इनमें बिल्कुल भी मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला अगर इस पोजीशन पे है तो पीछे वाला भी इसी पोजीशन पे होगा, यानी ये दोनों बिल्कुल पास पास में होते हैं। और इनमें हमारा बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हो रिपल्सन देखने को मिलता है, और ये हमारा बहुत ही लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका एक एनर्जी डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, एनर्जी डायग्राम बनाना चाहें कि एनर्जी हमारा किस पोजीशन पे हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, किस में कम होती है, तो देखिए सिंपल सी बात है भाई। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है, और जो चीज़ जितनी लेस स्टेबल होती है उसकी एनर्जी उतनी हाई होती है। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो तो आप लोग बहुत स्टेबल थोड़ी होते हो, आप लोग का मन करता है उछल कूद करने का। और जब एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है तो क्या होता है, एकदम जाके कहीं लेट जाते हो, पड़ जाते हो, है ना, सो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। तो जब स्टेबल होगे तो एनर्जी कम होगी, अनस्टेबल होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इक्लिफ्ट कन्फर्मेशन की बात करें तो देखिए जो भी इक्लिफ्ट फॉर्म थे उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टैगर्ड वाले की कम होगी। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है, 360 डिग्री रोटेट करने पे, तो देखिए हमें यहाँ पे कह सकते हो 4 इक्लिफ्ट मिले और 3 स्टैगर्ड। तो देखिए इक्लिफ्ट वाले की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एनर्जी ज़्यादा है इक्लिफ्ट की और बिल्कुल लो है किसकी, स्टैगर्ड की। तो बस इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और बाकी यहाँ पे देखिए इक्लिफ्ट कन्फर्मेशन की एनर्जी हाई होती है, स्टैगर्ड की लो होती है, कुछ खास है नहीं इसमें। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एन ब्यूटेन के बारे में। अब देखिए ब्यूटेन मतलब कि हमारी 4 कार्बन की चेन, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो ब्यूटेन है इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा देखिए ये जो हमारा ब्यूटेन है तो क्या हम लोग इसको जो है कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इन दोनों को सेंटर वाले जो बीच वाले दो सेकंड और थर्ड कार्बन थे C2 C3, इनको हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर में रखा, और इनके अराउंड में देखिए भाई ये 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए, और ये CH3 ये CH3 इस तरीके से आ गया। तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं? भाई बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ वही चीज़ हो गई, ठीक है, कि अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको जो है कुछ इस तरीके से बनाए, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से मान लीजिए CH3 ये हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हमारा ये CH3 ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये हमारा एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो ये हमें सामने दिखेगा, ये हमें पीछे दिखेगा, तो ये भी हमारा जो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए ये भी हमारा सिंपल सी बात है, इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें न्यूमैन प्रोजेक्शन में तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और जब हम लोग यहाँ पे इसको 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे हमें 3 मेन टाइप की कन्फर्मेशन देखने को मिलती है। देखिए इसको भी यहाँ पे आप लोग 60 डिग्री रोटेट कर करके 360 तक बना सकते हो, लेकिन अगर हम लोग सब में बात करें तो जो मेन कन्फर्मेशन होंगी वो हमारी यही 3 होंगी। पहला हो जाता है एंटी कन्फर्मेशन, दूसरा हो जाता है गॉच कन्फर्मेशन, और थर्ड हो जाता है इक्लिफ्ट। अब इक्लिफ्ट में भी 2 टाइप हो जाते हैं, एक हो जाता है फुली इक्लिफ्ट, एक हो जाता है पार्शियली इक्लिफ्ट। अब ये क्या है आप लोग समझो, बहुत सिंपल है। देखिए जब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे दोनों CH3 ग्रुप जो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसमें इथेन में क्या था, दोनों इथेन में हमारे हाइड्रोजन थे, ठीक है, तो यहाँ पे चाहे हमारा यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो सब सेम ही था। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमारा CH3 है, तो जब दोनों CH3 ग्रुप यहाँ पे एक दूसरे से एकदम पास पास होंगे तो उस कन्फर्मेशन को हम लोग बोलेंगे फुली इक्लिफ्ट कन्फर्मेशन, यानी कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री पे होगा। और जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे इसको 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, ठीक है, तो 60 डिग्री रोटेट कराने पे जो कन्फर्मेशन हमें मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं गॉच कन्फर्मेशन। अब देखिए होता ही स्टैगर्ड ही है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भाई, स्टैगर्ड मतलब कि जब यहाँ पे 60 डिग्री दूर हो और यहाँ पे इक्लिफ्ट मतलब कि जब पास पास में हो। लेकिन यहाँ पे ब्यूटेन के केस में हम लोगों ने थोड़ा स्पेशल नाम दे दिया, ठीक है, कि हमारा गॉच हो गया जब यहाँ पे 60 डिग्री दूर होते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे ये एंगल हमारा 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री मतलब कि ये हमारा यहाँ पे देखिए अब ये जो CH3 है ये अभी ये अब हमारा पास में तो है, लेकिन पास में किसके, हमारा CH3 के पास में नहीं है बल्कि हमारा हाइड्रोजन के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इक्लिफ्ट फॉर्म तो है लेकिन ये फुली इक्लिफ्ट नहीं है, क्योंकि फुली इक्लिफ्ट में क्या था, फुली इक्लिफ्ट में हमारा CH3 पास में थे, जबकि इसमें क्या है, इसमें CH3 और हाइड्रोजन पास में है। तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पार्शियली इक्लिफ्ट, ठीक है, जो कि हमें 120 डिग्री पे देखने को मिलता है।
और यहाँ पे देखिए जब हमारा ये CH3 180 डिग्री पे होते हैं, यानी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, यानी एक CH3 हमारा इस पोजीशन पे है तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन, ठीक है। और ये हमारा स्टैगर्ड हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको फर्दर रोटेट कराओगे, ठीक है, तो फर्दर रोटेट कराने पे क्या होगा, हमें दोबारा से भाई हमारा जो है गॉस मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से रोटेट कराओगे तो हमारा पार्शियल इक्लिप्स, फिर हमारा इक्लिप्स, ठीक है। तो मतलब फर्दर रोटेट कराने पे कुछ मतलब सेम ही चीज़ें मिलेंगी, इसलिए हमारे 4 मेन कन्फर्मेशन इसमें देखने को मिलती हैं। और इसमें भी हमारा नाम 3 ही होता है, एंटी, गॉस, इक्लिप्स। समझ गए होगे आप लोग। एंटी मतलब कि जब ये दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 180 डिग्री, ठीक है। CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम यहाँ पे 180 डिग्री पे हो सकते हैं, ठीक है। गॉस मतलब कि हमारा यहाँ पे जो है 60 डिग्री के जो है डिफरेंस पे हो। और इक्लिप्स मतलब कि हमारा यहाँ पे जो है इक्लिप्स मतलब कि यहाँ पे देखिए इक्लिप्स में 2 टाइप हैं, एक हमारा फुली जब हमारा CH3 पास में हो, और पार्शली मतलब जब हमारा CH3 और हाइड्रोजन पास में हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। एंटी कन्फर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एंटी में वही चीज़ है कि हमारा जो CH3 ग्रुप है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे है, ठीक है। और देखिए ये दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट होंगे तो ये हमारे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होगी। भाई सिंपल सी बात है कि जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कम रिपेल करेंगे। गॉस की बात करें तो यहाँ पे देखिए गॉस हमारे क्या होता है, जब हमारा 60 डिग्री होते हैं। अब देखिए ये हमारी कह सकते थोड़ी स्टेबल तो होती है, लेकिन अगर एंटी से बात करें तो एंटी कंपेयर में लेस स्टेबल होती है। और इक्लिप्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्लिप्स में हमारे 2 टाइप आ गए, एक हमारा पार्शली जो कि हमारा कह सकते हो 120 डिग्री पे हमें देखने को मिला था, एक हमारा फुली। अब देखिए जो फुली है ये हमारा लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, जो हमारा CH3 है दोनों बिल्कुल पास में थे, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एनर्जी है वो लोवेस्ट होगी एंटी में, क्योंकि दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे थे दोनों CH3, और हाईएस्ट होगी फुली में, क्योंकि फुली में क्या थे भाई देखिए फुली में दोनों यहाँ पे एक दूसरे के बिल्कुल पास में। तो इसमें एनर्जी हमारी हाई होगी क्योंकि ये लेस स्टेबल होंगे, मतलब कि सबसे कम स्टेबिलिटी इसी में देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन के बारे में। अब देखिए इसमें अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन में बात करें ना, तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था अपने 3rd सेम में ही कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन होता है उसकी हमारी 2 फॉर्म होती है, एक होता है चेयर फॉर्म, एक होता है बोट फॉर्म, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है इसका स्ट्रक्चर हमारा 3D में देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ये हमारी जो चेयर ऑफ बोट फॉर्म है ये प्लेनर नहीं होती बल्कि ये 3 डायमेंशनल होती हैं। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन रिफर्स टू डिफरेंट शेप्स दैट साइक्लोहेक्सेन कैन अडॉप्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ इट सिंगल बॉन्ड। दीज कन्फर्मेशन हेल्प्स द मॉलिक्यूल टू अवॉइड स्ट्रेन एंड स्टे स्टेबल। और यहाँ पे देखिए भाई ये कन्फर्मेशन हमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि इस एंगल स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए हमारे ये कन्फर्मेशन हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें देखिए अब हम लोगों ने वैसे तो जो है सिर्फ बोट और चेयर फॉर्म ही देखी थी, बट यहाँ पे एक्चुअल में 4 फॉर्म होती हैं। एक होता है हाफ चेयर, एक होता है बोट, एक होता है ट्विस्ट बोट, एक होता है चेयर। और अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो चेयर फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर ट्विस्ट बोट उससे कम, बोट हमारे उससे कम, और जो हाफ चेयर ये सबसे लेस स्टेबल फॉर्म होती है साइक्लोहेक्सेन की। तो अगर हम लोग बात करें ना तो चेयर फॉर्म में ही हमारा ज़्यादातर साइक्लोहेक्सेन हमें देखने को मिलता है। तो चेयर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए चेयर फॉर्म हमारी जो है एक रिक्लाइनिंग यानी कि टिल्टेड, जो हमारी टिल्टेड चेयर होती हैं थोड़ा सा झुकी हुई उसकी तरह हमें देखने को मिलती है। बाकी देखिए इसमें हमारा बिल्कुल भी एंगल स्ट्रेन ना के बराबर होता है, और ये हमारी सबसे मोस्ट स्टेबल और सबसे कॉमन फॉर्म देखने को मिल जाती है। बोट फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई बोट फॉर्म हमारा जो है बोट की तरह दिखता है, और ये हमारा लेस स्टेबल होता है और हमारी एनर्जी इसके अंदर हाई होती है, ठीक है। लेस स्टेबल है तो एनर्जी हाई होगी। ट्विस्ट बोट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्विस्ट बोट हो जाता है, तो ये हमारा बोट फॉर्म का ही ट्विस्टेड वर्जन होता है, और ये हमारा स्लाइटली मोर स्टेबल होता है, ठीक है। देखिए बोट के कंपेयर में ये हमारा ट्विस्ट बोट जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। और फिर बात करें हाफ चेयर फॉर्म की तो ये देखिए ये हमारा सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। और बाकी देखिए ये इतना लेस स्टेबल होता है कि तुरंत हमारा चेयर या फिर बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सेन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। अब देखिए इसको भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, और ये भी हमारा जो है एक कह सकते हो थोड़ा नया टॉपिक आ जाता है एट्रोपो आइसोमेरिज्म के अंदर में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स, और इसी को हम लोग यहाँ पे एट्रोपो आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स के बारे में,
तो यहाँ पे देखिए बाइफिनाइल का मतलब क्या है। फिनाइल मतलब होता है हमारा यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग जब हमारी सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करती है तो हमारा फिनाइल हो जाती है, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग सिंपली समझिए बाइफिनाइल का मतलब हमारी दो बेंजीन रिंग, ठीक है। तो दो बेंजीन रिंग में हमें किस तरीके से स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जैसे अगर मान लीजिए बाइफिनाइल की बात करें तो मान लीजिए बाइफिनाइल हमारा जो है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का हमारा ग्रुप जो है ये हमारा बाइफिनाइल ग्रुप हो गया, यानी दो बेंजीन रिंग का ग्रुप। तो नॉर्मली अगर मान लीजिए इस तरह का है तो इसमें कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहां पे हमें क्या होता है, जहां पे हमें बाइफिनाइल कंपाउंड्स में स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है वही हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो मान लीजिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि मान लीजिए देखिए इसको बिल्कुल ना इमेजिन करके आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये दो बाइफिनाइल कंपाउंड है, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ठीक है, सेम ही है। और इनमें मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, बल्किंग ग्रुप, ठीक है। मतलब देखिए और सेम मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। ऑर्थो मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारा यहाँ पे देखिए जो बेंजीन रिंग की ये फर्स्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी ऑर्थो होती हैं। तो दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हमारे दो बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं। इधर NO2 लगा हुआ है, इधर हमारा COH लगा हुआ है। अच्छा देखिए अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारा दो बाइफिनाइल कंपाउंड है और दोनों में हमारा क्या है, दोनों में हमारे दो बड़े बड़े बल्किंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। और सेम लगे हुए हैं, मतलब सेम साइड पे हमारे दो सेम बल्किंग ग्रुप लगे हुए हैं। इधर NO2 लगा हुआ है, इधर COH लगा हुआ है। अब होगा क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर होता तो प्लेनर, मतलब कि होता तो हमारा सिंगल प्लेन में कुछ इस टाइप का। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है, चूंकि यहाँ पे ये जो दो बल्किंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिबेल करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये NO2 एक दूसरे को बहुत ज़्यादा दूर भेजना चाहेगा। मतलब ये दोनों चाहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए काफ़ी, जितना हो सकते हैं। अब भाई दूर कैसे होंगे भाई, देखिए क्योंकि सिंगल प्लेन में तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखिए प्लेन में ये दोनों कैसे दूर होंगे भाई, बॉन्ड तोड़ नहीं सकते है ना, और कैसे दूर होंगे। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा रिपेल होने लगते हैं कि दूर होने के लिए होता क्या है कि जो हमारा एक फिनाइल है ना, ये हमारा प्लेन से जो है कह सकते हो हमारा 3D में कन्वर्ट हो जाता है। यानी देखिए ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से चला जाता है। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे देखिए पहले तो ये सिंगल प्लेन में थे। इसको देखिए, इसको बिल्कुल समझिएगा आप लोग कि पहले क्या है, पहले ये लोग सिंगल प्लेन में, लेकिन यहाँ पे ये NO2 इतना रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को कि ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का हो जाता है। यानी देखिए अब ये क्या है, एक तो हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक तो हमारा सिंगल प्लेन में ही है, लेकिन एक हमारा कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि एक हमारा जो है ऐसे, एक हमारा सिंगल प्लेन में है और एक हमारा कुछ इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, इसको देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारा बॉन्ड यहाँ पे क्या हुआ, रोटेट हो गया। रोटेट होके क्या हुआ कि जो हमारा एक फिनाइल ग्रुप था ये हमारा ये वाला 3D में पहुंच गया और ये हमारा सिंगल प्लेन में ही है। अब देखिए जब ये 3D में गया तो NO2 क्या हुआ, NO2 हमारा जो है प्लेन के इनवर्ड चला गया और जो हमारा COH है ये प्लेन के आउटवर्ड आ गया। तो यहाँ पे देखिए कुछ अगर हम लोग इसको जो है डिफाइन करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हुआ क्या, एक फिनाइल तो हमारा प्लेन में है, लेकिन एक फिनाइल क्या हुआ, एक फिनाइल हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से, हमारा जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमारे दो फिनाइल रिंग हो, ठीक है, दो फिनाइल ग्रुप हो और इनमें हमारे दो बड़े बड़े बल्किंग ग्रुप लगे हों, ठीक है, और ये दोनों यहाँ पे जो है कह सकते हो एक प्लेन में ना होकर 3D में कन्वर्ट हो जाए, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है ना। तो देखिए इसी टाइप के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि बाइफिनाइल है तो सब में हो जाता है। जब हमारा बाइफिनाइल हो और दोनों में बल्किंग ग्रुप लगे हो तो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए इट अकर्स व्हेन टू बेंजीन रिंग्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। और देखिए सबसे पहली बात कि जो दोनों बेंजीन रिंग है इनमें हमारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्शन होना चाहिए एंड सर्टेन कंडीशंस प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटेटिंग फ्रीली अराउंड दैट बॉन्ड। और यहाँ पे देखिए भाई एक चीज़ आप लोग समझिए कि ये हम लोगों ने दिखाया तो है कि ये रोटेट हो गया, लेकिन ये इसी पोजीशन में ही रहता है, मतलब ये ऐसे ही रहता है। अब यहाँ पे देखिए जब ये ऐसे है ना तो ये रोटेट नहीं हो सकता। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग बात करें कि ये जो हमारा रिंग है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से, एक हमारा कह सकते हो एक हमारा प्लेन में है, एक हमारा 3D में है। तो अब ये अगर आप लोग सोचो कि ये दोबारा ऐसे हो जाए तो ये ऐसे नहीं हो पाएगा। भाई देखिए ये ऐसे कैसे होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे तब होता ना जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ना करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं कि ये बिल्कुल इसी पोजीशन में फिक्स हो जाता है। मतलब ये जो है अब ये सिंगल प्लेन में नहीं आ पाते हैं, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो जब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, तो इसी में हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। यानी इसकी देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखने की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारा रोटेशन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए।
द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बाइफिनाइल कैन नॉट रोटेट फ्रीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ग्रुप्स एट द ऑर्थो पोजिशन। यानी देखिए अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो हमें स्ट्रक्चर है ये हमें देखने को इस टाइप से मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे इस तरह का दोबारा इस तरीके से हो जाए, क्योंकि देखिए रोटेट नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये इस तरीके से हुआ तो क्या होगा भाई, ये दोनों फिर से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये रिपेल करते करते क्या होगा, ये इसी पोजीशन पे हमारा फिट हो जाता है ना, और ये रोटेट नहीं कर पाता है। और बाकी देखिए सेकंड हमारा आता है एट्रोपो आइसोमेरिज्म। तो देखिए होता क्या है, व्हेन रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि देखिए अब ये रोटेशन क्या है भाई, रोटेशन तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया, रोटेट नहीं हो पा रहा है। द बाइफिनाइल कैन एग्जिस्ट एज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस इवन दो देयर आर नो कायरल सेंटर। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि जब यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा जो है एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाती है। यानी यहाँ पे देखिए ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो देखिए इसका मिरर इमेज हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि देखिए भाई ये हमारा एक प्लेन में और ये हमारा 3D में, हमारा प्लेन में है, तो अगर हम लोग इसको इसके ऊपर रखेंगे तो फिर तो होगा नहीं, तो ये हमारा नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो गया, मिरर इमेज भी हो गई। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमारा कंपाउंड क्या होता है भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने लगता है। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, या फिर कह सकते हो इनएंशियोमर्स हैं, है ना। और देखिए जब इस टाइप का फिनोमेना होता है, ठीक है, कि जो हमारा इनएंशियोमर्स हैं जब ये जो कह सकते हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जब इनएंशियोमर्स देखने को मिलता है, तो इस टाइप के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एट्रोपो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यही था हमारे यहाँ पे सिंपल सा एट्रोपो आइसोमेरिज्म। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ रहोगे। और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशंस की बात करें कि हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो सबसे पहली बात कि हमारा जो ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है, तो दोनों की ऑर्थो पोजीशन पे हमारा यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। और नॉन प्लेनर, भाई देखिए नॉन प्लेनर का मतलब क्या है कि एक तो हमारा प्लेन में है लेकिन एक हमारा 3D में है, ठीक है। तो ये टोटल जो स्ट्रक्चर हो गया वो नॉन प्लेनर हो गया है, प्लेन में थोड़ी है भाई। देखिए ये स्ट्रक्चर तो प्लेन में है लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला 3D में हो गया, तो ये नॉन प्लेनर अरेंजमेंट हो जाता है रिंग्स का। तो देखिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग था, बट आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे, कुछ इतना भी खास नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक्स के बारे में, जो कि हो जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अब देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें भी कुछ खास है नहीं, ठीक है। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए इसमें है क्या। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यह है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है ना, कि मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ए रिएक्टेंट लिया, ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो भी हमारा स्पेसिफिक बी ही बनेगा, ठीक है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ए रिएक्टेंट है तो इससे बी ही बनेगा, इससे हमारा सी नहीं बनेगा। और मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्टेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब ए से हम लोगों ने रिएक्टेंट को सी कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब वो भी हमारा डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए ए से बी बनेगा तो हमारा सी से बी नहीं बन सकता, और ए से अगर हमारा बी बन रहा है तो ए से सी नहीं बन सकता। मतलब इसको ऐसे समझिए ना कि जो हमारा स्पेसिफिक रिएक्टेंट होता है उससे हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट ही देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो हमारा कन्फर्मेशन होता है वो भी हमारी जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखा था आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारा जो ए है, ठीक है, अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन का है तो जो प्रोडक्ट हमारा बी बनेगा ये हमारा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा। और वहीं पे मान लीजिए अगर ये ए हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन वाला था तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। तो यही हो जाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, A stereospecific reaction is a chemical reaction where the stereochemistry of starting material यानी कि जो हमारा रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वही हमारी प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी डिफाइन करती है। मतलब देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री सिंपली समझिए कि अब अगर मान लीजिए रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री आर है तो प्रोडक्ट यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट यानी कि एस बनेगा, और अगर इसका एस है तो हमारा आर बनेगा। डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ द स्टार्टिंग प्रोडक्ट विल गिव डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ एंड प्रोडक्ट। यानी कि देखिए भाई स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमारा डिफरेंट है तो हमारा एंड प्रोडक्ट भी हमारा डिफरेंट होगा। नो अदर स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और क्या होती है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट लिया आप लोगों ने तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी एक ही देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि हमारा कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बन जा रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट भी एक ही होगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए द रिएक्शन इज 100% सिलेक्टिव फॉर पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स, और यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि हमारा 100% कोई एक पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ही बनेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो स्पेसिफिक में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा एक पार्टिकुलर रिएक्टेंट होगा, उससे हमारा एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, और जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी हमारी स्पेसिफिक होगी। यानी अगर R है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा S, और S है हमारा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बनेगा R। RS आप लोग समझ रहे हो ना, हम लोगों ने इसको फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया था। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल हमारा SN2 रिएक्शंस हो जाती हैं। देखिए SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, SN2 रिएक्शंस में जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लोग यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो जाती है। यानी देखिए 2-ब्रोमोब्यूटेन क्या था, हमारा S कॉन्फ़िगरेशन का था, लेकिन यहाँ पे जब हमारी रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है 2-ब्यूटेनॉल, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी R हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि S कॉन्फ़िगरेशन था तो हमारा R हो गया, और वहीं पे R होता तो हमारा S हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाती है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारा हो जाता है स्टीरियो सेलेक्टिव। अब देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव में कुछ खास नहीं है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, तो इससे रिएक्टेंट से हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें एक रिएक्टेंट से एक ही नहीं बनता बल्कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बनते तो दो प्रोडक्ट हैं लेकिन दोनों में से होता एक ही मेजर है। मतलब देखिए बनते तो हमारा एक रिएक्टेंट से दो हैं लेकिन दोनों में से मेजर कोई एक ही होता है। मतलब एक मान लीजिए ज़्यादा है तो मतलब एक कम है तो दूसरा हमें पे ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब एक मेजर होगा एक माइनर होगा। यानी कि देखिए ये रिएक्शन बनाते तो हमारे दो प्रोडक्ट हैं लेकिन सेलेक्टिव किसी एक के लिए ही होती है। यानी सेलेक्टिव ये बी के लिए ही होती है क्योंकि बी वाला ज़्यादा बन रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्टीरियो सेलेक्टिव। यहाँ पे देखिए अ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर देन वन स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट इज पॉसिबल। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बट आप लोग सिंपली समझिए कि एक से ज़्यादा पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन इसमें एक ही ज़्यादा होगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारा एक ही बने। ठीक है, मतलब एक चीज़ आप लोग समझिए कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है ना, ये हमारे स्टीरियो सेलेक्टिव का ही एक टाइप होती हैं। लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव हमारा स्टीरियो मतलब इसको ऐसा समझिए ना कि ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस आर स्टीरियो सेलेक्टिव लेकिन ऑल स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। यानी देखिए स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होता है कि स्टीरियो सेलेक्टिव में हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं लेकिन दो में से कोई एक ज़्यादा होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि दो बने, हो सकता है हमारा कोई एक ही बने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा किसी एक प्रोडक्ट के लिए हमारा सेलेक्टिव होगा। यानी इसमें स्टीरियो सेलेक्टिव में क्या होगा कि अगर हमारा दो भी बन रहे हैं तो दो में हमारा एक ज़्यादा होगा, और हो सकता है एक से हमारा एक ही बने तो ये हमारा पूरा होगा। लेकिन देखिए अगर दो बन रहे हैं तो दो में से कोई एक ज़्यादा होगा। ठीक है, बट द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ वन ओवर द अदर। तो अगर दो बन रहे हैं, ठीक है, अभी आप लोग इतना सिंपली समझिए कि अगर दो बन रहे हैं तो दो में से एक ज़्यादा होगा। In other words, the reaction can give multiple stereoisomers, but one is formed more than the other. यानी कि देखिए इसमें क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टीरियोआइसोमर बन सकते हैं लेकिन फिर भी हमारा एक ही ज़्यादा होगा दूसरे के कंपेयर में। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे साइक्लोएल्केन होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे उसका हाइड्रोजनेशन कराएं, ठीक है, तो हमारा देखिए सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट द रिएक्शन कैन बी सेलेक्टिव फॉर सिस ओवर ट्रांस। लेकिन हो सकता है, लेकिन जो हमारी रिएक्शन उसमें सिस ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ट्रांस के कंपेयर में, और हो सकता है किसी में हमारा ट्रांस ज़्यादा बने सिस के कंपेयर में। तो वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस पार्टिकुलर रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे ये हमारा साइक्लोएल्केन है जिसकी हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक हमारा सिस फॉर्म है। देखिए सिस मतलब कि दोनों हमारे CH3 सेम साइड में है, और ट्रांस मतलब कि एक CH3 हमारा डैश पे एक हमारा वेस्ट पे है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट प्लेन में है, तो ये ट्रांस हो गया, सिस हो गया। लेकिन देखिए दो बन तो दोनों रहे हैं लेकिन 68% कौन सा है, सिस है, यानी सिस ज़्यादा बन रहा है। तो वही चीज़ है, स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब है किसी एक के लिए ज़्यादा सेलेक्टिव होगा, है ना। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 2 का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगी। बाकी आप लोग यहाँ पे मुझे ये बताइए कि ये जो हमारा पार्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा ई कॉन्फ़िगरेशन में है कि जेड है। ठीक है, हम लोगों ने EZ नॉमेनक्लेचर देखा था, तो आप लोग को बताना है मुझे कमेंट करके कि ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो भी हमारा है, ठीक है, तो ये हमारा ई है कि जेड है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी हम लोग यहाँ पे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।